नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रॉपर्टी गुरु में सीएनबीसी आवाज पर। ये रियल एस्टेट का शो हम आपके लिए लेकर आते हैं हफ्ते दर हफ्ते सालों से। तो एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज के शो में भी ढेर सारी बातें होने वाली है। रियल एस्टेट नो डाउट की बड़ा एक्साइटिंग हो चला है। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनाउंसमेंट, और क्या इसका इम्पैक्ट आएगा वो भी हम बातचीत करेंगे, आपके सवाल लेंगे। और ये सारी चीज़ों के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्वेस के सीईओ परेश कारिया साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो वैसे तो बजट जाके एक हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी बजट की बातें बहुत सारी हो रही हैं। तो रियल एस्टेट के लिए आपकी नज़र में बजट कैसा रहा? वेल, रियल एस्टेट से इंडस्ट्री को काफ़ी एक्सपेक्टेशन था, डेवलपर्स वगैरह को के बजट में अनाउंसमेंट होगा, एंड देयर वाज वी कुड सी अ रन अप इन द रियल एस्टेट स्टॉक्स आल्सो बिफोर द बजट, एंड बिकॉज द सेक्टर वाज इन ट्रबल। लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट सी एनी ऑफ दैट कमिंग इनटू द बजट। राइट, सो गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट करना था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, आई थिंक पास्ट फ्यू बजट्स में कर दिए है, और ये बजट में देयर वाज नो अनाउंसमेंट। सेकेंड, ऑन द अदर साइड, जहाँ तक बायर्स, होम बायर्स का सवाल है, उनका भी हम सोच रहे थे, एक्सपेक्टेशन था कि जो टैक्स बेनिफिट्स मिलने वाली है, इंटरेस्ट आप पे करते हैं उस पर 2 लाख तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लोगों को लगता था कि टैक्स लिमिट वो बढ़ जाएगी, बट ऑन द अदर हैंड वो लिमिट बढ़ी नहीं है। और जो न्यू रेजिम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लोअर टैक्सेशन का, वहाँ पे अगर आप वो रेजिम में शिफ्ट करते हो तो आपको वो डिडक्शन भी नहीं मिलता है। सो इन अ वे इट हैज़ बीन न्यूट्रल फॉर द बायर्स, होम बायर्स एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्री। राइट, तो कुछ खास नहीं रहा इस बजट में। अब देखना होगा कि नया टैक्स सिस्टम है, उसमें वो घर खरीदारों को किस तरीके से इम्पैक्ट करता। हो सकता है कोई ऐसा सवाल भी आज हमारे पास आए। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। अशोक शिंदे आ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? सर नमस्ते। नमस्कार। तो मैंने ईमेल आपको भेजा हुआ है, तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मैंने वापदान के प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाह रहा था। तो बेसिकली मेरा जो सवाल है वो मैं 2 BHK और 3 BHK देख रहा हूँ पुणे एरिया में, बिटवीन द बजट 85 to 110 अराउंड। तो उसमें जो भी मेरे लिए फिजिबल होगा वो मैं जाऊंगा उसमें। ठीक है। तो उसमें आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आप कुछ बेटर प्रोजेक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं, और टाइम होराइजन मेरा 2 से 3 साल का रहेगा। तो प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जी, प्योरली इन्वेस्टमेंट है। इमीडिएट में ये मेरे कोई शिफ्ट नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि शायद हम वहाँ पे सेटल भी हो जाएं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बावधान में सर ये घर देख रहे हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने बाकायदा शॉर्टलिस्ट किए हैं। 2 से 3 साल का होराइजन जरूर बता रहे हैं ये, लेकिन उनका ये भी है कि लॉन्ग टर्म में शायद वहाँ जाके रहे भी, तो वो एक कंप्लीट पैकेज जैसा ही है। सो क्या इनके लिए सलाह होगी? राइट, ये देखिए, बावधान की बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी नाइस लोकेशन। इट इज़ वेरी क्लोज टू चांदनी चौक और कोथरूड, सो मेन क्लोजर टू द सेंट्रल एरिया ऑफ पुणे। और ये एक एलिवेटेड हिल साइड पे है जहाँ पे लॉट ऑफ ग्रीनरी, सो इट्स अ नाइस प्लेस टू स्टे ऑल्सो। और यहाँ से वेस्टर्न साइड ऑफ पुणे, मुंबई, Bangalore highway is also very close by. So location is very good. It is developed, very well developed. काफ़ी सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, ग्रीनरी है, एंड इन्होंने 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं। आई थिंक वन वाज ऑफ पुरवांकरा डेवलपर्स एंड अदर वाज गंगा डेवलपर्स। दोनों प्रोजेक्ट आसपास में है, नज़दीक में है, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। पुरवांकरा जो पूना के, ये बेंगलोर के वेल नोन डेवलपर्स है, दे हैव नाउ मूव्ड इनटू पुणे आल्सो, एंड दे आर नोन फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी होम्स। सो दिस प्रोजेक्ट इज गुड। हालांकि इसका टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा है। 3 BHK विल गो अपवर्ड्स ऑफ 1.2 crores, राइट। और जो गंगा का प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है वो उनके बजट में अराउंड 1 करोड़ 10 लाख तक में आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो गुड प्रोजेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस टू देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो इन बावधान इटसेल्फ। एक पेबल्स 2 करके प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज रेडी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। दिस इज मच क्लोजर टू द हाईवे एंड मोर क्लोजर टू बानेर एज वेल एज हिंजेवाड़ी। सो एंड ये रेडी भी है, यहाँ पे आपको रीसेल पे भी मिल सकता है। इससे ये 2 प्रोजेक्ट देखे उन्होंने, उससे कम प्राइस पे यहाँ पे मिल सकता है। The other option he can look at on this side of Pune, the western side of Pune, is Balewadi. Now Balewadi is turning out to be a very good neighborhood. ये बानेर जो कि एकदम प्राइम एरिया है वेस्टर्न पुणे का, उससे बिल्कुल लग के है। और बालेवाड़ी में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, रिटेल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। यहाँ पे बालेवाड़ी हाई करके एक लोकेशन बनाया है।
you know, there are a lot of restaurants and all that over there, plus commercial offices coming up. So Balewadi is an happening place. यहाँ पे stadium भी है, plus this is close to Hinjewadi as well as Mumbai-Pune Expressway. So compared to Bavdan, I would say that Balewadi is a better option in the days to come, and there is more likely to be more price appreciation over here, as well as रहने के point of view से also this is a better option. तो बालेवाड़ी में भी 2-3 प्रोजेक्ट्स है, ये देख सकते हैं। एक है परफेक्ट 10 जो कि ऑलरेडी रेडी प्रॉपर्टी है, एंड यहाँ पे you can get it for around 1 crore, a good project. Another project you can look at is Avon Vista by Nayak Nagavre Developers. ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये मेन हाईवे पे है। तो ये अतुल जी के लिए हो गया, माफ कीजिए अशोक जी के लिए हो गई ये सलाह। लेकिन अब है हमारे साथ अतुल मिश्रा साहब मुंबई से फोन लाइन पर। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए कैसे मदद करें। हेलो, हाँ जी बताएं। नमस्कार सर, मैं अतुल मिश्रा बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली 2018 में हमने रामराजा प्रोजेक्ट अंबीवली नियर कल्याण हमने इन्वेस्ट किया था। अभी राइट नाउ उस टाइम पे सबवेंशन स्कीम में हमने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था जी जी, बैंक, डेवलपर और इन्वेस्टर के बीच में, और उसमें ये बोला गया था कि टिल द पोजीशन आपको कोई भी प्री पोजीशन ईएमआई नहीं आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आरबीआई के गाइडलाइन के बाद वो शायद आरबीआई ने उससे बैन कर दिया कि आप कोई सबवेंशन स्कीम बैंक को नहीं दे सकता, कोई भी बैंक नहीं दे सकता। तो अभी वो प्रोजेक्ट लगभग सर 1 साल से बंद है, उससे कोई ये नहीं हो रहा है, और बैंकेज अभी सबको लेटर दे रहे हैं कि जितने इन्वेस्टर हैं कि आपको प्री ईएमआई भरना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन्वेस्ट करते वक्त ऐसा माइंडसेट था कि यहाँ पे ईएमआई नहीं आएगी। जी जी, और प्रोजेक्ट भी सर नेपच्यून डेवलपर का सोच के हमने इन्वेस्ट किया था कि एक अच्छा डेवलपर है, हमें टिल टाइम रेरा में रजिस्टर्ड है, हमें पोजीशन मिल जाएगा। बट सर ये हो नहीं रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ईएमआई भरना पड़ेगा या फिर उसके बीच में कोई लीगल रास्ता है कुछ लेने का? अभी हम क्या कर सकते हैं नेपच्यून डेवलपर में से, हम कैसे इस समस्या से? ठीक है अतुल जी, आपका सवाल बड़ा मौजूद है और कई लोगों के सामने इस तरह के सवाल आते हैं रिसेंटली में, क्योंकि बहुत सारे लोग सबवेंशन स्कीम में घर खरीदते हैं, खरीद चुके हैं। आरबीआई को हमेशा से उस पर ऐतराज था। डेवलपर इस तरह के ऑफर्स लेकर आते हैं कि जहां पर हम आपका ईएमआई भरेंगे टिल पोजीशन, तो वो 1-2 साल बाद बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं और वो पूरी कहानी उलझ जाती है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? क्या लीगल ऑप्शन अपनाएं? क्या प्रोजेक्ट से बाहर निकले? पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बड़े सवाल हैं, उलझे हुए भी हैं, इनका आंसर उतना सरल नहीं है, फिर भी चर्चा जरूर करेंगे। सर अतुल जी या इस तरह के जो भी लोग इस स्थिति में फंसे हैं, अब उनके लिए क्या रास्ते बचते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए ये अतुल जी का सवाल नहीं है। अलोन देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। जो सबवेंशन स्कीम थी काफ़ी पॉपुलर थी और वो इन अ राइट वे और रॉन्ग वे ऑल्सो प्रमोट की गई थी। लोगों को पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं था स्कीम का, उनको पता नहीं था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो उन्हें क्या करना चाहिए। एंड यू नो नाउ इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो स्कीम जो बंद हो गई है, उनको एक तो पहले अपना अग्रीमेंट जो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट था उनके साथ देखना पड़ेगा, यू नो डेवलपर के साथ, और उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है ये देखना पड़ेगा। अगर वो उसमें लिखा गया है ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट में कि यू नो डेवलपर हैज़ टू पे द ईएमआई, देन irrespective of whether the scheme has changed or not, he should pay. He should honor the terms and conditions. You know, और banker, of course, tripartite agreement में हमेशा लिखा होता है कि अगर डेवलपर पे नहीं करता है तो bankers have right to recover it from the home buyer. So bankers are right in their own condition that to recover the money from the home buyer. Home buyer in his turn has to see कि agreement में उसके सामने क्या rights है. And obviously it has to be, there will be a tough negotiation with the builder. The builder has made a commitment. Now builder cannot take, मेरे हिसाब से builder cannot take this option के RBI ने मना कर दिया तो हम नहीं दे सकते। अगर agreement में लिखा है उन्हें EMI पे करना है तो they have to pay it. But I would suggest read your agreement properly, consult some consumer, you know, कोर्ट के जो experts होते हैं lawyer, उनके साथ consult करिए और आप consumer court में obviously developer के सामने केस कर सकते हैं। राइट और मिश्रा साहब ये करना ही होगा, क्योंकि देखिए ये होता है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने पहले भी देखा है कि शुरुआत में ऐसा नहीं है, डेवलपर भरते भी हैं, लेकिन फिर प्रोजेक्ट जैसा मैंने कहा कई मामलों में लेट हो जाते हैं या कोई और तरीके से दिक्कत हो जाती है, डेवलपर के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, माल पूरा नहीं बिकता है, वॉट एवर इट इज़, लेकिन वहाँ से EMI आनी बंद हो जाती है और अल्टीमेटली बैंक जो है वो आपका गला पकड़ता है, यानी कंज्यूमर का गला पकड़ता है। और ये है कि आप अगर EMI पे डिफॉल्ट भी करेंगे तो मेरे ख्याल से अगर ये EMI डिफॉल्ट करते हैं तो सिबिल स्कोर इफेक्ट होगा। हाँ, सिबिल स्कोर भी इफेक्ट होगा
होगा और एक समय के बाद इनका प्रोजेक्ट एनपीए भी बन सकता है, क्योंकि वो बैंक के हिस्से में चला जाएगा और बैंक उसे मान सकता है कि यहाँ से ईएमआई आ ही नहीं रही है, तो वो डिफॉल्टर इन्हें मानेंगे, ना कि डेवलपर को। तो एक ट्रिकी सिचुएशन है अतुल जी। अब ऐसा यह है कि आपके जैसे और भी जो लोग हैं उन्हें मिलाइए, रेरा में कंप्लेंट कीजिए, डेवलपर से सीधी बातचीत कीजिए, बैंक के साथ भी ये बातचीत कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर थोड़ा वक्त वो दे सकते हैं, थोड़ा मैनेज करने के लिए टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ये तब पता चलता है जाके जब बहुत सारी ईएमआई ऑलरेडी जंप हो चुकी होती हैं और आपका लोन एनपीए बनने की कगार पे होता है। तो थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन आपको ये 2-3 रास्ते हैं जो अपनाने होंगे। ग्रुप बनाइए लोगों का, और जैसा परेश जी ने कहा भी कि कंज्यूमर कोर्ट पे जरूर पहुंचिए, रेरा में जरूर दस्तक दीजिए कि इस तरह की परेशानी हमारे साथ है, और बैंक से भी बातचीत कीजिए। बैंक भी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात को समझेगा और हो सकता है कि आपको एक विंडो दे दे कि इतने वक्त में आपको क्या करना है या कैसे पैसे भरने हैं, क्योंकि नहीं तो डेवलपर का यहां कुछ नहीं जाएगा। ईएमआई आपकी अगर बाउंस हो रही है तो वो फाइनली आपसे ही मांगेंगे और आप ही को डिफॉल्टर घोषित करेंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही ऐसे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो परेश जी ने कहा है कि एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, दोबारा पढ़िए, किसी वकील की सहायता से पढ़िए, समझिए कि उसमें आपके हक में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। और ऑफ कोर्स आपके साथ और भी जो भी लोग हैं उन्हें जरूर बताएं। तो यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, तो फटाफट हम बढ़ जाते हैं आगे। राहुल देशपांडे पुणे से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसे सहायता की जा सकती है? नमस्ते सर, धन्यवाद आपका। पहले तो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ राइट्स के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए। ओके। तो 10 लाख के करीब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो बेंगलोर में जो ऑप्शंस मुझे दिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी साइड में और आउटर रिंग रोड साइड में, वो काफ़ी महंगे लगते हैं। लेकिन शुरुआत तो कहीं से तो भी करनी चाहिए, इसलिए मैं 10 लाख का मैंने सोचा है। और इसकी थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए कि जिसमें ये ट्रांजैक्शन सिक्योर कैसे हो और इसका क्या क्या लाभ हो सकता है। नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए राहुल जी, अच्छा है आप निवेश करना चाहते हैं रियल एस्टेट में। जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है वहां आपको लग रहा है कि महंगे ऑप्शन है। रीट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहां कमर्शियल रियल एस्टेट में आप निवेश करेंगे वो भी छोटी रकम के साथ, और शायद यहाँ रिटर्न्स भी ज्यादा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा सवाल पूछा है आपने सर। रीट्स अगर जो लोग निवेश करना चाहते हैं तो एक तो आसान तरीके का निवेश भी है रीट्स, और दूसरा ये भी है कि आप छोटी रकम से भी, मतलब एज कंपेयर कि आप कोई फ्लैट खरीदें जाके 40-50 लाख का, आप 10 लाख जैसी रकम से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि रीट्स में कैसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। राइट, एब्सोल्युटली। देखिए, रीट्स इज अ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल जहाँ पे पूलिंग ऑफ फंड्स होता है और ये इन्वेस्टमेंट होता है। इट्स लाइक सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। हाँ जी, राइट। सो रीट्स के अंदर ये इन्वेस्टर्स पैसे कलेक्ट करते हैं, दे गिव इट टू अ fund or a manager, and that manager or a fund in turn invests in कमर्शियल प्रॉपर्टीज। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से रेगुलर रिटर्न मिलता है। और जो रिटर्न वो अर्न करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो रेंटल इनकम वगैरह अर्न करते हैं, दैट दे आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टर्स। सो इट्स अ वेरी गुड व्हीकल। आप कमर्शियल, हमें पता है आज की डेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है तो यू नीड सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट। राइट। आपको कम से कम 3-4-5 करोड़ से लेकर 50-100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी में जिस लेवल की प्रॉपर्टीज में रीट्स आता है वहां तो इससे नीचे टिकट साइज हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। सो वाया रीट्स यू कैन गेट एन एक्सपोजर टू दिस प्रॉपर्टी, एंड टुडेज मार्केट हमें पता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हमें इतना रिटर्न नहीं आ रहा है। ऑन द अदर हैंड कमर्शियल प्रॉपर्टी हैज बीन डूइंग वेरी गुड। राइट। सो दिस इज आई थिंक अ वेरी स्मार्ट मूव। ये राहुल जी को आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट him for thinking on the right path, and more people who are looking at investing in real estate should adopt this route. Right. Now coming to investments in REITs, अभी इंडिया में हमने देखा है कि जो फर्स्ट REITs की बात पिछले 4-5 साल से चल रही थी, but the first REITs which was listed in India was by Embassy and Blackstone Group. Embassy, as we know, is a very well known developer in Bangalore. उनके पास काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, IT पार्क्स है वगैरह, और Blackstone is a global investor, private equity investor, and they have a huge exposure to real estate in India. तो इन्होंने मिलके जो फर्स्ट REITs था वो लॉन्च किया था। They had मोनेटाइज उनके जो प्रॉपर्टीज थे ऑलरेडी कमर्शियल प्रॉपर्टीज,
उसके लिए उसका ट्रस्ट क्रिएट करके लिस्टिंग करवाया था एज पर द रीट स्ट्रक्चर। Right. और ये रीट्स का जो उन्होंने ऑफर किया था इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इन अप्रैल 2019 इसका लिस्टिंग हुआ था। मार्च में ये ओपन हुआ था 2019 में और अप्रैल 2019 में इसका लिस्टिंग हुआ था और 300 रुपीज़ में इन्होंने ये ऑफर किए थे। आज की डेट में उसका प्राइस 424 रुपीज़ चल रहा है। क्या बात है। So approximately, if we look at annualized return of 50%, which is the best. No real estate has given that, no equity में मार्केट में भी नहीं मिला है, but REITs में इतने रिटर्न मिला है। Right. इसके अलावा उन्होंने डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि हमने देखा है, as per the rules, 90% of their earnings what they earn by way of rental income etc. they are supposed to distribute. तो उन्होंने 2 बार डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, and the good part was dividend was tax free. Right. हालांकि in this budget they have made it वो tax taxable, हो गया है। but it was such a good investment option, and even now, despite all this, despite the tax, REITs continues to be a very attractive investment option, and we will see that in the days to come. There are a lot of developers है, जैसे कि खास करके commercial property में जो काफ़ी active है, we have Prestige, we have talking about other developers. Prestige, Prestige, Shobha, they have huge commercial properties. Exactly. जो बैंगलोर में खास करके काफ़ी सारे हैं, DLF है, DLF के पास भी काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, Opera Realty है मुंबई में, तो उनके काफ़ी सारे we'll see in the days to come REITs being offered by them also. Right. And investors should take advantage of that. राइट तो बहुत सारे रीट्स हैं जो लाइन में लगे हुए हैं और जो अभी बताया परेश साहब ने कि 300 रुपये और वहां से जाकर वो 450 के ऊपर है, तो जितना बढ़िया रिटर्न मिल गया है। हालांकि एक यूनिट कितने का होगा सर? करीब 1 लाख रुपए के आसपास का Approximately, yes. हाँ, तो 10 लाख रुपए काफी हैं। 10 यूनिट आप लेंगे, जिस तरह से म्यूचुअल फंड के यूनिट लेते हैं, बढ़िया। और जब भी आपके पास पैसे आते जाएं, आप उसमें अपने यूनिट्स बढ़ाते जाएं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और जो इन्होंने ये भी पूछा कि आप खरीदेंगे कैसे, तो आई थिंक जैसे हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड लेते हैं ऑनलाइन, राइट नाउ जो एम्बेसी का रीट्स है, यू कैन बाय ऑनलाइन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, और जब भी नए रीट्स आएंगे उनका आईपीओ आएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शेयर्स में आईपीओ रहते हैं, उसी इक्विटी में रहते हैं, उसी तरीके से खरीद सकते हैं। तो ये बढ़िया ऑप्शन है। और इनफैक्ट बहुत लंबे वक्त से सोचा भी है कि किसी दिन रीट्स पे थोड़ी खुलकर चर्चा करेंगे, तो किसी दिन पूरी विस्तार से बातचीत और रीट्स पे आपके लिए करेंगे। लेकिन फिलहाल शुक्रिया कहेंगे राहुल जी का कि ये सवाल लेकर आए, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि इस पूरे माहौल में भी रीट्स एक ऐसी चीज है जहां पर आप आसानी से बढ़िया और फायदे का निवेश कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। चलिए, तो रीट्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं परेश जी। तो हमने ब्रेक से पहले रीट्स पे थोड़ी लंबी चर्चा कर ली, तो कुछ सवाल रह गए, लेकिन अब फोन लाइन पर आ गए हर्षद चिकोड़े साहब, पुणे से हैं फोन लाइन पे। हर्षद जी, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा इंतजार करवा दिया आपको, तो सो सॉरी, लेकिन बताइए क्या पूछना चाहेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रॉपर्टी गुरु। ये शो मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ और आप हेल्प कर रहे हैं यूजर्स की, एंड इवन CNBC आवाज, जिसकी वजह से हम लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू, मैं पुणे में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ सेल्फ लिविंग के लिए, एंड मैंने प्रॉपर्टी एक्चुअली 2 देखी है। वन इज इन पुनावड़े एरिया, राइट, व्हिच इज नियर टू क्यूड़े साइड, वी अपटाउन करके एक प्रोजेक्ट है तत्वम ग्रुप का, ठीक है। सो व्हिच इज कॉस्टिंग में अराउंड 48 to 50 लाख, एंड उसका पोजीशन 2020 है, ठीक है। और ऑल्सो मैंने और एक देखा है प्रोविंस करके, व्हिच इज नियर बाय सिद्धशिला इला, व्हिच इज आल्सो इन पुनावड़े ग्रुप, ठीक है। सो मुझे ये प्रॉपर्टी के बारे में मतलब पूछना था कि which one should I choose, and for the self living, and also after some 10 years what will be its resale price, or in rent terms how much it will be beneficial। जरूर हर्षद आपकी मदद करेंगे हम। तो सर, पुनाव वाले में तत्वम ग्रुप का एक प्रोजेक्ट और एक अन्य प्रोजेक्ट, तो आगे चल के कैसे प्रोस्पेक्ट रहेंगे, खुद के लिए देख रहे हैं और अप्रिसिएशन की उम्मीद तो रहती है। राइट। सो देखिए, ज़्यादा कि पुनाव वाले में उन्होंने ये प्रोजेक्ट देखा है, तत्वम ग्रुप का प्रोजेक्ट, दिस इज कमिंग क्लोजर टू किवाले, और पुनावले में थोड़ा इंटीरियर में है हाईवे से लेके, और आसपास अभी तक नेबरहुड इज स्टिल नॉट दैट वेल डेवलप्ड। हालांकि वहाँ पे उनके प्राइसिंग में आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप पुनावले इज़ वेरी क्लोज टू योर वाकड़, हिंजेवाड़ी, वेस्टर्न पूना में, और वहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई है। 2 BHK इज कॉस्टिंग अबाउट 60 lakhs, बट ये बिकॉज दिस इज स्लाइटली इन द इंटीरियर, ये और आसपास का नेबरहुड अभी तक डेवलप नहीं है, इनको कम प्राइस में मिल रहा है। वॉट he can look at other options also। अगर थोड़ा ये बजट अपना बढ़ा सकते हैं तो रावेत में है, which is much closer
to हाईवे एज वेल एज हिंजेवाड़ी एंड इट इज़ मच डेवलपिंग एट अ मच फास्टर रेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं रावेत के अंदर वो उनको अपने बजट में एग्जिस्टिंग में रीसेल में भी मिल सकते हैं रेडी प्रोजेक्ट्स। नए प्रोजेक्ट्स हालांकि थोड़े महंगे हैं। इसके अलावा अगर वो थोड़ी स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो विद इन हिंजेवाड़ी ऑल्सो, हिंजेवाड़ी में अभी आजकल काफ़ी सारे स्मार्ट होम्स जो स्मॉलर साइज प्रोजेक्ट्स है, दोज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो यू कैन लुक एट दोज ऑप्शंस ऑल्सो ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस टू ऑप्शंस देयर आर अनदर ऑप्शन यू कैन लुक एट, वो थोड़ा आगे चल के है मामूर्डी करके जो सहारा क्रिकेट स्टेडियम है उसके पास, वहाँ पे गोदरेज का एक प्रोजेक्ट आ रहा है और पेनिनसुला लैंड, ये दोनों के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं विच आर काफ़ी गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स एंड दे आर एट अफोर्डेबल प्राइस। सो इनके बजट में वहाँ पे उनको 2 BHK भी मिल सकता है, हालांकि उन्हें डिस्टेंस में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, बट दोस एरियाज विल डेवलप मच फास्टर कंपेयर टू दिस लोकेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको अब अपना निर्णय लेने में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए इसी के साथ वक्त ख़त्म हो गया है आज प्रॉपर्टी गुरु में और चर्चा करने के लिए, लेकिन ये तो सिलसिला सालों से चल रहा है, तो अगले हफ्ते भी फिर हम आएंगे कुछ और सवालों के साथ। लेकिन आज जाने से पहले हम आपका शुक्रिया करेंगे परेश जी, आप आए, अब ढेर सारी बातें हुई, कुछ अच्छे सवाल भी हुए एंड ऑफ कोर्स उससे दर्शकों को काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और हाँ, आपसे निवेदन करते चलें कि आपके पास जो भी सवाल हो रियल एस्टेट से जुड़े हुए किसी भी तरह के, pg@moneycontrol.com पर आपको बस एक छोटा सा मेल करना है, बाकी हम पर छोड़ना है। तो कुछ और सवालों के साथ, कुछ और बातों के साथ अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।